फिर आ गया प्यारा रमजान। आपका ये फर्ज बनता है कि आप उनको दें। एक तो मुझे आपको ये बात कहनी है, और दूसरा ये कि अगर सड़क पर चलते हुए कोई कुत्ता या कोई बिल्ली या कोई जानवर जो कि अमूमी तौर पर सड़कों पर फिर रहे होते हैं, अगर वो आपके सामने आ जाए तो हैरस मत हो, ना उनको हैरस करने की कोशिश करें। इस वक्त जानवर सबसे ज़्यादा समझता है पेंडेमिक को, वो आपको इस वक्त तंग नहीं करेगा। मैंने कल परसों खुद देखा कि हम यहाँ रात को निकले सड़क से बाहर, तो एक्सप्रेस के बाहर 4-5 कुत्ते इधर फिर रहे थे, तो वो करीब आए लेकिन वो चुपचाप चले गए। इसलिए वो खुद जानते हैं, ये अल्लाह ताला ने एक उनको सेंस दिया है, उनको पता है कि एक बीमारी है, एक परेशानी है, तो वो आपकी तरफ नहीं आए। तो ये मारने पीटने से, पत्थर मार रहे हैं, उनको बुरी तरह से उनको ज़ख्मी कर रहे हैं, प्लीज़ ये मत कीजिए। जानवरों के साथ उससे सलूक कीजिए। आपके नबी ने जानवरों से भी मोहब्बत की। एक कॉल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। कैसे हैं आमिर भाई? मैं कैसा हूँ, आप बताइए। आप, मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, डॉक्टर आदिल से बात करनी थी मुझे। जी जी, डॉक्टर आदिल साहब। जी सुन रहा हूँ। जी 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 फरमाइए, सुन रहे डॉक्टर साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर, मुझे ये मालूम करना था कि कोरोना वायरस की ऐसी वाकई कौन से अलामत हैं जिनके बिना पर हमें टेस्ट करवाना चाहिए? जी, कोरोना और वायरस मतलब किस चीज़ से ये फैलता है? अच्छा, मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे मौका दें, थोड़ी सी मैं तफसील से ज़रा से इसकी पहले बैकग्राउंड बता दूं। कोरोना वायरस असल में एक पूरी वायरसेस की फैमिली है, ये कोई नया वायरस नहीं है। अभी जो मौजूदा जो एपिडेमिक जिसकी वजह से हुआ है कोरोना वायरस कोविड-19, ये इंसानों के लिए नया है। तो अभी बहुत सी चीज़ें, जैसे मैंने कहा, इवॉल्व हो रही हैं, और बीमारियों पे कई साल रिसर्च होने के बाद रिकमेंडेशन और गाइडलाइंस आती हैं। तो अभी इसकी कोई ऐसी गाइडलाइंस भी नहीं है ट्रीटमेंट की, सब चीज़ें अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में हैं। ये ट्रांसफ़र ऐसे होता है कि ये हमारी सांस की नालियों में, मुंह में, नाक में, मतलब रेस्पिरेटरी पैसेजेस में मौजूद होता है। तो जब कोई मरीज़ जिसको कोरोना वायरस हो, तो वो जब खांसेगा, छींक मारेगा या इवन बात करेगा, तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके साथ, उसमें वायरस भी होता है। अब ये ड्रॉपलेट्स कम से कम 6 फीट तक जा सकते हैं। तो अगर उस कुर्बत में छींकने में और छींकने में ज़्यादा दूर जाएंगे, और अच्छा, तो वो अगर उस विसिनिटी में, उस कुर्बत में कोई मौजूद होगा, नॉर्मल बंदा, वो सांस लेगा तो लाजमी तौर पे वो इनहेल करेगा और बीमार होगा। फिर कुछ दूर जाके पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं। उसके बाद जो सरफेसेस पे ये कई घंटों तक जिंदा रह सकता है वायरस। ये डिपेंड करता है सरफेस कैसा है। अच्छा, स्मूथ सरफेस है, जैसे प्लास्टिक है, स्टील है, उस पर 3 दिन तक भी रह सकता है। प्लास्टिक स्टील पे 3 दिन तक भी रह सकते हैं। उसके शीशे पे कितने दिन तक रह सकते तो हैं? ये वही इसी तरह का, जैसे 2 से 3 दिन तक। क्या होती है और रखो शीशे तुम लोग। वजह हमारे समझ में नहीं आती, वो सस्टेन क्यों करता है इतनी टाइम? तो जब वो डिहाइड्रेट हो जाएगा तो वो फिर वायरस किल हो जाएगा। जैसे कोई एब्जॉर्बेंट चीज होती है, जैसे कार्डबोर्ड या पेपर है, उसके ऊपर गिरेगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा। स्टील पे और उसके ऊपर, जैसे हम लॉक्स के ऊपर कहते हैं। डिहाइड्रेट से मुराद क्या आपकी, कि अगर शीशे पे गिरा है तो उसको नमी रहती है, थोड़ी नमी रहती है, तो अगर हम गीले कपड़े से साफ करते तो और पानी मिल जाएगा उसमें। उसमें कोई डिटर्जेंट होना चाहिए, और अगर गीले कपड़े से, तो खाली पानी से नहीं। देख ले, ये समझाते भाई, कोई खाली शीशे को के चमकाने के लिए खाली पानी साफ कर रहे हैं, और डेटॉल मिला लो उसमें थोड़ा सा भाई। तो वजह क्या डॉक्टर साहब? वही जो उसकी कोर होती है, मेरा ख्याल है, जो जी, उसके ऊपर लिपिड कोटिंग होती है, जो साबुन से और ये डिटर्जेंट से वॉश आउट हो जाती है। लेकिन डेटॉल बड़ा काम आ रहा है इसमें। बिल्कुल, डेटॉल अगर पानी में थोड़ा सा डाल लें और स्प्रे कर दे, कोई सा भी डिटर्जेंट। अच्छा, तो अब आपने वो सरफेस को टच किया जहाँ वो वायरस अभी जिंदा है, और फिर आपने अपने मुंह को, नाक को या आँख को हाथ लगाया, तो फिर वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसी वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो कहा जाता है, हैंड वॉशिंग का, जो वो इसी वजह से उसके ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है। क्योंकि ऑन एन एवरेज एक बंदा 1 घंटे में कम से कम 20 से 25 दफ़ा अपने चेहरे को हाथ लगाता है, गैर इरादी तौर पे, पता भी नहीं चलता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आप बार बार हाथ धोएं, और बेस्ट है साबुन से हाथ धोएं। चेहरे को अगर हाथ लगा लिया मिसाल, तो उससे कैसे ट्रांसमिट हो जाएगा अंदर? चेहरे को नहीं, लेकिन अगर आपने नाक को, मुंह को या आंखों को लगाया तो ट्रांसमिट। और बहुत से लोगों की आदत होती है नाक में ज़ाहिर की। तो इस तरह से स्प्रेड, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग के जी आप जब बात करें किसी से, बल्कि ये भी कहा जाता है कि अगर आप कोरोना मरीज के साथ 15 मिनट बैठ के बात कर लें तो आपको कोरोना हो जाएगा। तो अगर जब आप बात करें तो कम से कम हमारे पास एनालिसिस नहीं हो रही।
टेस्ट कम हो सबसे रहा है। टेस्ट है ना, मुझे देखें खौफ का शिकार कर हम रहे तो हो। देखें ना सामने मैं चाह रहा हूँ कि कितने लोगों से बीच में बैठ के बातें ये करें। ना एनालिसिस ना वैक्सीन है, ना आने का पता ना जाने का पता। यानी और इनमें से कोई भी अल्लाह का वली बता थोड़ी रह के जाए। ये देखें ना, यही तो सबसे बड़ी अच्छा, प्रॉब्लम है। तो वो तो साइलेंट किलर है, जी, जी। पता ही नहीं है। एक चीज़ पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, जैसे खाने की चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे फ्रूट लोग बेच रहे हैं, खाने पीने के आइटम हैं और चीज़ें जो खुली बिकती हैं, फ्रूट है, सब्जी है, अनाज है। अगर कोई कोरोना का पेशेंट है, जो कोरोना है उसको, और वो किसी को सेल कर रहा है, तो वो जो फूड स्टफ है, वो जो सब्जियां हैं, वो जो फ्रूट है, उन सब पे भी लगा होगा? बिल्कुल आ सकता है। उनको बहुत अच्छी तरह वॉश करना है आपको, फ्रूट्स को। सूंघ के तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, या और चीज़ें हैं? खुले हुए या पहले से कटे हुए फल तो हरगिज भी ना लें। ठीक है। तो और जब भी आप फल फ्रूट सब्जी लें तो उसको अच्छी तरह वॉश करेंगे आप घर पे आके, बगैर वॉश किए बिल्कुल। टेंशन हो गई है कि करें क्या हमें, और अगर घर में काट के भी रखिए तो फिर उनको ढक दें। देखिए ये इतना मुश्किल नहीं, और लोगों की आदत बन रही है अब सफाई की, और मैं तो चाहूँगा कि ये आदत रहे एपिडेमिक खत्म होने के बाद भी। तो हम ये चाहेंगे कि कोरोना रहे ताकि आदत बरकरार रहे। तो ये तो इसके स्प्रेड का हो गया। तो दूसरा उनका सवाल था कि अलामात क्या होती हैं। तो 2 से लेके 14 दिन तक तो हो सकता है पेशेंट को अलामात ही ना हो कोई। अच्छा, तो वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। अमूमन 3 से 4 दिन में शुरू हो जाती हैं, और इसमें खांसी, खुश्क खांसी होती है। अमूमन जैसे नमोनिया में बलगम वाली खांसी होती है, वो इसमें कोरोना वायरस में नहीं होती। और जिसे बलगम वाली खांसी हो रही है इसका मतलब उसे नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कम चांसेस हैं। बाद में अगर उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन नमोनिया साथ में हो जाए, कोरोना के ऊपर नमोनिया हो जाए, हो सकता है, तो फिर बलगम वाली खांसी भी होगी। तो खुश्क खांसी होती है, बुखार होगा, जिस्म में दर्द। बहुत से लोग अब ये कंप्लेंट करते हैं कि उनको टेस्ट और स्मेल का एहसास नहीं हो रहा। अच्छा, अभी जिनको हो रहा है टेस्ट और स्मेल कैसा, वो सही है? ज़रूरी नहीं कि हर केस में मतलब तो फिर तो क्या बचेगा क्या? कुछ तो जरूरी बता दें कि आदमी को ये पता हो कि भाई ये हम सही है। अगर आपको खुश्क खांसी बुखार है, 80% लोग तो खुद ही वैसे ही सही हो जाएंगे। उनको कोई मेडिकल टेंशन की भी ज़रूरत नहीं है। बुखार के लिए पैरासीटामोल ले लें। उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को अलग कर लें, और ठंडा से बचें। जी, यानी ठंडी चीज़ों से थोड़ा सा वायरस की अलामत ज़्यादा होती हैं। वायरस तो नहीं बढ़ता है। ना ये कि बहुत गर्म चीज़ें खाने पीने से वायरस ख़त्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। तो ये जरूर बताया, अच्छा कि आपने, वरना लोग तो ऐसी गरम चीजें खा रहे हैं कि जैसे नहीं, वो अंदर से खुद ही उबल जाएंगे, वायरस को कुछ नहीं होगा। देखा मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, मेरी बात नहीं समझ। आप जैसे कह रहे हैं ना कि पहले ही लोग चीख कर लोगों को समझा रहा हूँ, मेरी ये दोबारा बोल दे, मेरी दिल की बात। जैसे आप कह रहे हैं ना कि पहले ही लोगों का दिमाग गर्म हुए हैं, तो इससे और गर्म ही होंगे अंदर से कोई फायदा नहीं होगा। मत खाओ गर्म की चीजें खाए जा रहे हैं, गरम चीजें, अब अंदर से उबल जाओगे और कुछ नहीं होगा। क्योंकि पेट में जब वायरस जाता है तो मैदे की एसिडिटी है उसको वैसे ही खत्म कर देता है। लेकिन एक इंडस्ट्रियल फ्लू भी तो कहलाता है, जो कोरोनल इंडस्ट्रियल फ्लू, जिसमें डायरिया वॉमिटिंग होती है। जी, इसकी मतलब कॉमन अलामत तो खांसी और बुखार, जिस्म में दर्द, और अगर ये कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो जाए तो फिर सांस लेने में मुश्किल होती है। वो एक साइन है कि जिसमें आपको मेडिकल अटेंशन फौरी चाहिए। तो अगर आपको सिर्फ खांसी है, बुखार है, आप 7 दिन के लिए अपने आप को घर में आइसोलेट कर लें। अच्छा, अगर आप ये देख रहे हैं कि आपकी नाक में अंदरूनी तौर पर भारीपन पैदा हो रहा है और नाक जम रही है अंदर से, तो उसका मतलब क्या है? देखिए, ये तो सबसे ज़्यादा कॉमन तो ये कॉमन कोल्ड या फ्लू में होता है ना, कोल्ड फ्लू। तो ये तो उसकी अलामत है। यानी ये तो कोरोना की नहीं, इससे शुरू नहीं होगा। इससे शुरू थ्रोट पेन जो होता है ना, एक्चुअली 2 है, लैरिंक्स एंड फेरिंक्स। अगर ये लैरिंक्स में सांस की नाली में चला गया तो वो लंग्स के प्रॉब्लम शुरू रहेंगे। खाने की नाली में चला जाता है। मैं तो नाक का पूछ रहा था कि जिनकी नाक थोड़ी भरी हुई होती है, तो कोल्ड एलर्जी होती है, कोल्ड फ्लू होती है, वो कॉमन। अच्छा, ये बता दें डॉक्टर साहब कि आप ये सब इतनी सारी हम बातें आपसे कर ही रहे, तो बता दीजिए कि फिर सांस लेने में जब दुश्वारी महसूस हो तो फौरी तौर पर फिर क्या करना चाहिए? देखिए, आजकल तो कोरोना वायरस के लिए मखसूस हॉस्पिटल्स हैं, तो आप हेल्पलाइन जो गवर्नमेंट ने दी हुई है उसके ऊपर कॉल करें, वो आपको गाइड करेंगे। या आप जो कोरोना वायरस के लिए जो मखसूस अस्पताल हैं उनसे रुजू करें, क्योंकि अमूमन दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोरोना वायरस के केसेस नहीं ले रहे हैं, वो रेफ़र कर देते हैं। सिवाय आगा खान, उन्होंने अपना यूनिट बनाया। एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए? बिल्कुल हरगिज़ भी नहीं, हरगिज़ नहीं। एंटीबायोटिक का कोई रोल किसी वायरस के इन्फेक्शन में नहीं है। क्लोरोक्वीन, देखिए ये भी बड़ी बात इंपॉर्टेंट है। एक ये क्लोरोक्वीन की तरफ आता हूँ, एंटीबायोटिक्स बिल्कुल ना दी जाए। हरगिज़ नहीं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं हरगिज़ नहीं। जो लोग अपने घर पर एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं और वही कह रहे हैं कि हम पहले से इस्तेमाल कर लेते हैं, डॉक्टर साहब ने क्या है, हरगिज़ नहीं। देखें, ये बहुत अहम बात है, आपको बता रहे हैं, आप इसको समझिए। हरगिज़ इस्तेमाल नहीं। वो आपकी इम्यूनिटी को और कम कर सकती है। और कैसे ख़त्म करेगी? क्योंकि WBCs ख़त्म हो जाएंगे।
WBCs तो ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन एंटीबायोटिक से आपका अननेसेसरी लेने से एक तो रेजिस्टेंस डेवलप होती है, तो आपके रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का आपको इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस होता है। तो लाजमी तौर पे जब रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इन्फेक्शन करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम और वीक होगा। क्लोरोक्विन आपको देखिए डॉक्टर साहब, एक थोड़ी सी एंटीबायोटिक की बात, जैसे थ्रोट इन्फेक्शन होता है, हमारा नॉर्मल एक रूटीन है, लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, सबसे पहले एंटीबायोटिक लेते हैं, सबसे पहले एरिथ्रोसिन या वही कह रहे हैं कोई भी एंटीबायोटिक ले लेते हैं। ये तो एक नॉर्मल रूटीन हमारे घर में एक सेल्फ मेडिकेशन का बना हुआ है, ब्रूफिन ले लेते हैं, अवेलेबल है ना तरक्की याफ्ता मुल्कों में। आप कहीं चले जाएं, आप लेके दिखा दें एंटीबायोटिक, नहीं मिल सकती ना, सवाल ही पैदा नहीं होता बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आपको मिल ही नहीं सकती। ब्रूफिन हमारे यहाँ बड़ी कॉमन यूज है, जो मना कर रहे हैं इसके अंदर ब्रूफिन को भी। ब्रूफिन का, हाँ ब्रूफिन बिल्कुल, क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन वायरसेस से फाइट करने के लिए बड़ी ज़रूरी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी अगर आप लेते हैं, जैसे ब्रूफिन, ये इटली में बड़ा सामने आया कि लोगों ने खुद ही अपने तौर पे ब्रूफिन बहुत लिया। डॉक्टर साहब सेल्फ मेडिकेशन को रोकना चाहिए, तो बहुत प्रॉब्लम है। तो पॉन्सन भी हो गई एंटी इन्फ्लेमेटरी, वो बिल्कुल जो भी इस फैमिली के जैसे पॉन्सन है सब है, जितनी भी मतलब पॉन्सन भी ना ली जाए, बिल्कुल भी नहीं। तो आप पेनाडोल ले लें, पैरासीटामोल से पैरासीटामोल से 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल में होती है, पैनाडोल एक्स्ट्रा वगैरह ये ले सकते हैं। पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल। अच्छा, क्लोरोक्विन का पूछ रहे थे आपसे जी, वही मैं कह रहा हूँ, ये अभी सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल फेजेस में है। क्लोरोक्विन इसलिए लोगों ने इस्तेमाल शुरू की कि जो एक ज़माने में सार्स वायरस आया था उसमें कुछ केसेस में फ़ायदा हुआ था, तो उन्होंने कहा इसमें भी ट्राई करें, लेकिन जो अभी तक जितने ट्रायल्स हैं कोई बहुत फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिला, कोई मोर्टेलिटी। क्लोरोक्विन अगर कोई ले भी रहा है, तो अगर कोई ले रहा है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, हफ्ते में एक गोली ले ले जाए? नहीं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हर दवा के साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्लोरोक्विन कार्डियक साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक हो सकता है इसका, नाइट ब्लाइंडनेस या ब्लाइंडनेस हो जाती है मेरा ख्याल है ओवरडोज से। नहीं, मगर हार्ट की तरफ बहुत ज़्यादा होता है ये, इसमें वो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। एक कंडीशन कहते हैं क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है, जो ECG में चेंज हमें नज़र आती है, तो वो हार्ट पेशेंट्स में क्रिटिकल लीथल हो सकता है। जो हाई ब्लड प्रेशर के उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर तो वैसे भी कोरोना वायरसेस के ज़्यादा रिस्क पे आते हैं पेशेंट्स, डायबिटिक्स, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट। तो डॉक्टर साहब, एक घर के अंदर खुदा ना करे किसी आप डायबिटिक है नहीं मोहम्मद खान साहब, हाई रिस्क पर हैं, डायबिटिक, कार्डिक, वेट गेनिंग जो है वो आजकल लोगों को वेट गेन जो है बहुत। फिर ना ये चीज़ें हर रोज़ आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि ये इवॉल्व हो रहा है ये वायरस, इसका बिहेवियर अभी हमें नहीं पता। शुरू में लोग कह रहे थे कि जी ये फेफड़ों की बीमारी है, अब लोग कह रहे हैं कि ये तो खून की बीमारी है। खून की बीमारी, ये तो रेड सेल्स ऑक्सीजन नहीं लेके चल पा रहे हैं, आगे जाकर और क्या क्या तजुर्बा से साबित हो। एक हमारे पास कॉलर मौजूद है डॉक्टर साहब, जो कोरोना सर्वाइवर हैं, जिन्होंने अभी अपना 14 दिन या 10 दिन क्वारंटीन में गुजार के अपने आप को महफूज किया। अस्सलाम वालेकुम, इमरान साहब बात करें? सलमान साहब, कैसे सलमान साहब, खैरियत से हैं? सलमान साहब, कैसे आपने अपने आप को महफूज किया, क्या आपने आपकी तरजीहात थी, कैसे आपने अद्वियात इस्तेमाल की, क्वारंटीन में आप कैसे रहे, सब बताइए। हमारे साथ जनाब डॉक्टर आबिद फराज साहब मौजूद हैं। जी, मैं एक्चुअली ही जब मैं बाहर जा रहा था, तो जब मैं वापस आया हूँ तो वापस पाकिस्तान आके मैंने अपना टेस्ट कराया था प्राइवेट लैब से, तो मेरा तो पॉजिटिव आया था। ठीक है। तो मैं पहला केस था लाहौर से, तो मुझे फिर न्यू हॉस्पिटल ले जाया गया था। सही। तो मेरी जितनी भी ट्रीटमेंट हुई है वो न्यू हॉस्पिटल में। सही। और वहाँ के डॉक्टर्स माशाल्लाह से जी बड़े अच्छे हैं। वहाँ आपकी क्या ट्रीटमेंट हुई न्यू हॉस्पिटल में? वहाँ पे जी जो इनिशियली तो मुझे बुखार था, तो उसके लिए पैरासीटामोल में ले रहा था, उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब की हुई थी। उसके बाद फिर जरा गला खराब हो गया था, तो उसके लिए फिर वो कफ सिरप दे रहे थे। फिर गला थोड़ा ज्यादा खराब हो गया था, तो मैं था वहाँ पे और 8 और पेशेंट थे। तो हम 9 को उन्होंने क्लोरोक्विन की ट्रीटमेंट दी थी। क्लोरोक्विन की जी, क्लोरोक्विन की। अच्छा। हाँ जी, हमें 5 दिन का कोर्स दिया गया था अंडर ऑब्जर्वेशन। और वो आपने कितनी गोलियां खाई थी क्लोरोक्विन? हमें जी पहले दिन 400 2 गोलियां सुबह खाई थी, 2 गोलियां शाम को खाई थी पहले दिन। अच्छा। तो टोटल 4 हो गए। उसके बाद एवरी फॉर द नेक्स्ट 4 डेज, एक सुबह और एक शाम को थी। अच्छा, लेकिन आपको जिस वक्त ये क्लोरोक्विन दी, तो क्या आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी? मुझे एक्चुअली खांसी की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। बट अल्लाह का शुक्र है, उससे ज्यादा मेरा सांस जो था ना ज्यादा खराब नहीं हुआ था, कि मुझे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी थी। और नाक के अंदर की क्या सूरत हाल थी? नाक आपकी जो है वो, आपको कुछ रुकावट महसूस होती थी नाक से सांस लेते हुए?
नाक जी ब्लॉक हुई हुई थी, नाक ब्लॉक हुई हुई थी। ड्राइनेस थी, नाक के अंदर ड्राइनेस थी, ब्लॉक हुई हुई थी, और गला भी जो था वो खराब था, तो और सर में दर्द होती थी और जिस्म में भी दर्द हो रही थी, बुखार भी था, जो आम बेसिक अलामात हैं कोरोना वायरस की। सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आप एक माशाल्लाह सर्वाइवर हैं और आपने सर्वाइव किया है और यकीनन आपने कोरोना से लड़ाई लड़ी है और अपनी क़ुव्वत इरादी के बलबूते पर आप कामयाब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये भी एक सिचुएशन सामने आई है कि नाक ब्लॉक होती है, उसका मतलब ये बिल्कुल बहुत सारे वेरिएबल सिम्टम्स और भी हैं, जैसे डायरिया भी हो सकता है, पेट में दर्द भी हो सकता है, गले में खराश कहीं हो पर भी सकती है। अटैक कर सकते हैं। तो वो सिम्टम्स, लेकिन जो क्लासिकल सिम्टम्स जो डिस्क्राइब किए जाते हैं, जो मैंने आपको बताया कि खुश्क खांसी, बुखार और फिर उसके बाद सांस फूलना, हेडेक, तो उसके अलावा तो ये बहुत सारे मतलब हार्ट पे भी अफेक्ट कर रहे हैं, लोगों के गुर्दे भी खराब हो रहे हैं, किडनी फेलियर में भी जा रहे हैं, लोग डायलिसिस पे भी जा रहे हैं, तो ये तो अब पूरी बॉडी के हर सिस्टम पे अफेक्ट कर रहा है। तो ये छुपा रहता है, इसको कैसे पति छुपा रहता है, कब तक छुपा रहेगा ये बॉडी के अंदर? बेसिकली टेस्टिंग 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 सारी दुनिया में तो यही है कि जितने ज़्यादा टेस्ट हों, असल में टेस्टिंग का कंसेप्ट ये है कि आप आइडेंटिफाई कर लें कि कौन अफेक्टेड है, तो उनको आप क्वारंटीन या आइसोलेट कर दें और फिर इसका स्प्रेड आप वो चेन ब्लॉक कर दें। ये जैसे इसका 2 हफ्ते का मैंने कहा ना, मैक्सिमम 14 दिन का है इंक्यूबेशन पीरियड, तो 3-4 इंक्यूबेशन पीरियड अगर ऐसे गुजर जाएंगे जिसमें लोगों का आपस में कांटेक्ट नहीं हो तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन वो कांटेक्ट नहीं, वो लोग नहीं समझ रहे वो ना। फिर ऐसा होगा कि जैसे आपने चाइना ने जो लॉकडाउन किया ना वुहान में, उसको लोग कहते हैं ब्रूटल लॉकडाउन, जालिमाना लॉकडाउन, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी मईशत अफोर्ड कर सकती है, उन्होंने लोगों को घर पे खुराक भी पहुंचा दी, मेडिसिन भी पहुंचा दी। कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। हाँ, तो हम लोग इस तरह का जालिमाना या ब्रूटल लॉकडाउन नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन लोग खुद समझ अच्छा, लें। अगर लोग फिर घरों में ही अगर है, मैं वक्फे की तरफ जाने से पहले पूछूंगा, तो अगर उस घर में कोई करियर है और वो उसके पास कोरोना है, तो वो अपने उसी घर वाले के साथ रहकर उसको नहीं इफेक्ट करेगा? वो एक अलग कमरे में रहेगा जहाँ पे उसका वॉशरूम अलग हो, उसको सिर्फ एक बंदा उसकी केयर करेगा और लोग उससे कांटेक्ट में नहीं आएंगे, और वो बंदा अपने अलग रूम में रहे, अगर किसी ज़रूरत की हो उसको बाहर आना हो तो मास्क लगा कर आए, और वो क्वारंटीन पीरियड गुजरने तक वो जो है अपने आप को बिल्कुल बुजुर्गों को जरूर, खुदा ना करे कोई है कैरियर तो अभी तो ऐसा नहीं, हमारे पास सिनेरियो आया, बाहर मुल्कों में तो ऐसा हुआ लोगों को घरों में आइसोलेट किया क्योंकि उनके पास हॉस्पिटल्स कम पड़ गए। अभी तो हमारे क्वारंटीन सेंटर्स अभी फुल नहीं हुए, लेकिन खुदा ना करे अगर ये एक्सपो सेंटर ये जो बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, दोनों बच्चे और बुजुर्ग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, बेसिकली बच्चे क्वारंटीन अगर जो उन्होंने सेंटर्स बनाए ये फुल होगा तो लोगों को घरों में भी आइसोलेट या क्वारंटीन होना पड़ेगा। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे तो हमारी आपकी मुलाकात होगी प्यारा पकवान में, लेकिन पहले एक वक्फा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल फराज साहब आपका, आप अभी हमारे साथ ही हैं, लेकिन पहले एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ऐ हमेशा जिंदा रहने वाले, ऐ कायम रखने वाले, मैं तुझसे तेरी रहमत तलब करता हूं। फिर आ गया प्यारा रमजान, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज पढ़ो निजात पा जाओगे, और ज़कात अदा करो फलाह पा जाओगे, और रोज़े रखो सेहत व तंदुरुस्ती पाओगे, और सफ़र करो गनी हो जाओगे।